हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, कमालुद्दीन सईद ये है हाफिज सईद का लड़का। 26 सितंबर यानी कि मंगल को इसको पेशावर में कोई लोग आए, कुछ आए होंगे सादी वर्दी टाइप के लोग, और इसको गाड़ी में उठा के ले गए। ठीक है जी, गाड़ी में बैठा के ले गए। अब ये मिल नहीं रहा है, और काफी जो जर्नलिस्ट हैं, काफी जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जिनका आईएसआई भी सोर्स है और जिनका ये भी सोर्स है वो भी सोर्स है, ठीक है, उन सब लोगों ने बोला है कि आईएसआई को भी नहीं पता कहां है ये। आईएसआई कहता पता नहीं कहां गायब हो गया, हमें नहीं पता। राइट, ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये कई सारे लश्कर तैयबा के लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, और एक जो पाकिस्तान में जिहादी सर्कल्स है ना, यानी कि जो जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी एक जो खुसफुस चल रही कि यार कमालुद्दीन को किसने निपटाया होगा, किसने पकड़ के। अब शक की सुई तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ है इनकी। हर चीज होती है, किसी का पेट खराब होता है, बारिश होती है, सब इंडिया दी साजिश है, राह दी साजिश है। लेकिन अब कमालुद्दीन को निपटाया किसने दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा। तीसरी चीज है कि बोला कि साहब ये एक अफवाह भी हो सकती है। ये एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अफवाह भी हो सकती है, और उसको आईएसआई ने छुपा के रखा है कहीं पे। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्कर है क्या। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने पाकिस्तान फोन करा, और ऐसी बात नहीं कि किसी ने फोन उठाते ही मुझे बता दिया हो कि मेजर साहब ऐसा है, लेकिन जब 2 4 5 लोगों से आप बात करते हैं ना, आपको एक पैटर्न पता लगता है। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में अभी डर का माहौल बहुत ज्यादा है, खासतौर से जिहादियों के बीच में, क्योंकि कोई है जो इनको निपटा रहा है, और जो इनके भाई हैं, कोई खालिस्तानी जो बाहर हैं, कोई उनको निपटा रहा है। और इनका यह मानना है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इसमें मेजर गौरव आर्या का कोई अपनी सोच, अपना एनालिसिस नहीं है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं जो पाकिस्तानियों ने मुझे बताया, ठीक है। इसमें मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा हूं फिलहाल, फिर मैं बाद में अपना एनालिसिस दूंगा। पाकिस्तानियों का यह मानना है दोस्तों कि जो लश्कर वालों को पाकिस्तान में मार रहा है, और जो खालिस्तानियों को कनाडा में मार रहा है, वो बंदा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एजेंसी एक ही है। पहली चीज, वो एक ही है, यानी कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। काफियों ने मुंह पे बोल दिया कि साहब ये तो रा करवा रहा है, रा दी साजिश है। मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों, अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रॉ इनको निपटा रही है। उसका कारण है, मैं आपको एक कारण भी बताता हूं ना। हर चीज के पीछे एक, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि रॉ वाले गए और ठक ठक ठक, ऐसा असल जिंदगी में होता नहीं है। और उसका कारण है भारत की एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। वो पॉलिसी है क्या? लोग अक्सर कहते हैं ना, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य, एक खास जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अंग्रेजी में, मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, और आप भी वैसे ही समझिएगा कि बड़े लेवल का गेम कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़े लेवल का गेम है। ये कमालुद्दीन शमालुद्दीन जैसे कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं नेशनल, इंटरनेशनल, कनाडा इधर, भारत इधर, यूएस इधर, ये पूरा चाइना वाइना रशिया का पूरा एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। देखिए, भारत की डिप्लोमेसी एक खास लेवल पे है दोस्तों। पूरी दुनिया, कोई मोदी जी के पैर छू रहा है, कोई कह रहा है ही इज द बॉस, कोई कह रहा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देशों को G20+1 G21 करवा दिया मोदी जी ने, बोला थैंक यू, चलो डन। इस लेवल पे जब भारत का गेम चल रहा है, ठीक है, फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं, अब मैं पाकिस्तान पे वापस जा रहा हूं, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से दाएं नहीं तो बाएं नहीं तो 2 रुपए ऊपर से 3 रुपए नीचे से देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है, उनको हथियार देता है, उनको गोला बारूद देता है, उनको बोलता है इसको ठोको उसको ठोको, और जो टीटीपी है वो अपने जो मालिक हैं, जो उनका पैसा देते हैं, उनका हुक्म बजाता है टीटीपी। ये पाकिस्तानियों का मानना है, आम पाकिस्तानी का। ये बेवकूफ है, इनको खुद नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। भारत की डिप्लोमेसी जब इतनी ऊंची जा रही है कि और देशों के जो लीडर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो भारत के पैर छू रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी इज द बॉस, कोई फलाना, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कह रहा है भाई भारत से जुड़ने में ही फ्यूचर है हमारा, चाइना से निकालो, भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करो। जब भारत की इतनी तूती बोल रही है, तो भारत क्या ये 2-2 कौड़ी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके साथ जाके हाथ मिलाएगा? क्योंकि अगर भारत ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर भारत इनसे हाथ मिलाता है तो क्या यह बात छुपी रहेगी?
क्या यह बात छुपी रहेगी? नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद कभी ना कभी यह बात तो सामने आएगी और भारत का नाम खराब होगा। भारत अपना नाम क्यों खराब करे? और दूसरी चीज, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी सब हथियार दे रहे हैं, टीटीपी को। यार पाकिस्तान, कोई बेवकूफ होगा जो पाकिस्तान को हथियार देगा? पाकिस्तान में एक ही चीज का तो सरप्लस है, हथियारों का। खाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है। शेर हो गया देखो, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है, लेकिन हथियार पूरे हैं घर के अंदर, असला पूरा है घर के अंदर। तो भाई पाकिस्तान को हथियार कौन देगा? वहां पे तो जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी हथियार हैं। घर के बाहर गार्ड खड़ा है AK-47 लेके लोगों के। आपने कभी यहां पे देखा है? हाँ, कोई अगर ऑफिशियल हो, CRPF की किसी यहां गार्ड लगी हो, दिल्ली पुलिस की लगी हो या यूपी पुलिस की लगी हो, तब आप देख लेते हैं हथियार, वरना कभी आपने देखा है किसी के घर के आगे गार्ड खड़ा हुआ है AK-47 लेके? वहां पे है, पाकिस्तान में कॉमन है। तो पाकिस्तान में हथियार देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं हमारा जेवर है हथियार, तो वहां पे तो हथियार सरप्लस में है भाई। तो उसी प्रकार से जो लोग कहते हैं कि कमालुद्दीन को निपटा दिया भारत में, कमालुद्दीन को भारत ने निपटा दिया, रॉ के बंदे भेजे, वो गए काला चश्मा पहन के ठां 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 करा, निज्जर को ठां करा। क्यों करना निज्जर को ठां? उससे फायदा क्या होगा भारत को? देखिए, आपसी रंजिश जो जमीन की होती है कि तूने मेरी भैंस खोल ली, तूने मेरी वो खेत की मेड़ जो है अपनी तरफ कर, ये सब थोड़ा ना होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। ये बड़ा खेल है, ये पेशेंस का खेल है। इसमें दशकों लग जाते हैं बॉस, 10 20 30 साल के बाद फल मिलते हैं, कभी फल ना भी मिले। ये लंबा गेम है। तो किसी का ये कहना कि कमालुद्दीन को इंडिया ने निपटा दिया, मुझे तो नहीं पता कि निपटा भी है कि नहीं निपटा है कमालुद्दीन। हो सकता है जिंदा हो सकता है, हाँ, बट एक थ्योरी है मेरी, ये मैं आपको अभी बता दूं। ISI निपटा रहा है इनको, ये मैं कह रहा हूं। जहां ISI को ये लगता है कि ये लोग हमारे लिए बोझ बन गए, ISI इनको निपटा देता है। जब तक ISI इनसे फायदा उठा पाए तब तक उठाता है, फिर ISI इनको निपटा देता है। अच्छा जी, दूसरी खबर है, मैं आपको बताता हूं। यह खबर दुखद भी है और थोड़ा सा सोचने वाली भी है। विक्रम दोराईस्वामी जो इंडियन हाई कमिश्नर है यूनाइटेड किंगडम में, उनको ग्लासगो स्कॉटलैंड में गुरुद्वारा साहब की कमेटी ने बुलाया कि जनाब आप आइए और हमारे साथ बातचीत करिए। तो गुरुद्वारा साहब में जो लोग थे, जो प्रबंधक थे उसका, वहां पे गुरुद्वारा साहब के अंदर जो लोग उसका जो दिनचर्या चलाते हैं, उसके पूरा संभालते हैं ना, गुरुद्वारा साहब में 10 चीजें होती हैं, रिलीजियस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, मैन पावर की होती हैं, पूरा एक सिस्टम चलता है गुरुद्वारा साहब के अंदर। तो उसको संभालने वाले लोग थे। उन्होंने बोला कि आप, हम भी इंडिया से हैं ओरिजिनली, चाहे वहां पे बस गए हों सिख भाई बहन, पर हैं तो ओरिजिनली इंडिया के। तो उन्होंने वही चीज बोली कि आप आइए, हमसे बात करिए। तो दोराईस्वामी साहब जो हैं वो लंदन से पहुंचे ग्लासगो। गुरुद्वारा साहब के अंदर जा ही रहे थे, वहां पे 1-2 खालिस्तानियों को पता लग गया कि इंडियन हाई कमिश्नर आए। इन्होंने उनकी गाड़ी घेर ली, अंदर से गाड़ी बंद थी, इन्होंने दरवाजा खींचने की, जाहिल के बच्चे हैं ना खालिस्तानी, जानवर टाइप के। आपने देखा होगा गाड़ी चल रही है सड़क पे, पीछे कुत्ते भागते हैं, ठीक है, कुत्ते भाग रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को किसी तरीके से, भौगाल अपना बना, वो खालिस्तानी है वो कुत्ते सड़क। तो वही कुत्तों वाला काम खालिस्तानियों ने वहां पे करा। तो जब उनको देखा कि ही इज नॉट वेलकम, तो वो चले गए वहां से। कोई भी शरीफ आदमी यही काम करता। अब देखिए ना, ये मैं बार बार आपको बातें कह रहा हूं, काफी लोग मुझसे कहते हैं नहीं साहब ऐसा वैसा। मैं आपको बताता हूं सच बात, इस वाकये से सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई क्या है मैं आपको फिर समझाता हूं, पूरे खालिस्तान मामले की सच्चाई। और जो हमारे सिख भाई बहन हैं और हिंदू भाई हैं ना, वो भी समझ लें सच्चाई क्या है। देखिए, गुरुद्वारा साहब के अंदर जो प्रबंधक थे, उनके जो देख रहे थे, वो बातचीत करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला साहब आप आइए। उन्होंने बोला ठीक है साहब, आपने बुलाया है, मैं जरूर आऊंगा। वो आए। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सिख्स, जो ज्यादातर सिख भाई बहन हैं, ये खालिस्तानी कीड़े मकोड़ों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन खालिस्तानी वही कीड़े मकोड़े क्या करते हैं खालिस्तानी कि ये गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। इसको मार दिया, इसको चाकू मार दिया, ये गोली चला दी, लेकिन गुंडागर्दी से ज्यादा तो चल नहीं पाई। ये एक्सपोज हो गए खालिस्तानी। किसका घाटा हुआ? क्या भारत का घाटा हुआ? वो मीटिंग नहीं हो पाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये फोन करके जो प्रबंधक कमेटी वाले हैं, इनको बोल देंगे कि जी अगली बार आप लंदन आ रहे हैं, हम आपके लिए टिकट भेज देते हैं, आप लंदन आ जाओ, इंडियन हाई कमीशन के अंदर मीटिंग कर लेते हैं, कहानी खत्म हो गई। ओ भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि वो गुरुद्वारा साहब के अंदर नहीं गए, वो जाते, सर पे कपड़ा रखते, मत्था टेकते, आशीर्वाद लेते, बहुत अच्छा रहता। हम सब लोग करते हैं, मैं भी जाता हूँ गुरुद्वारा साहब, हमारे यहाँ सेक्टर 18 में है गुरुद्वारा साहब। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जाते, लोग बिल्कुल जाते हैं। पर खालिस्तानियों ने करा क्या? खालिस्तानी कुछ भी नहीं कर पाए। उनका बस छोटा सा काम किया, यार हम किसी तरीके से ना इस चीज में खटाई डाल दें। उन्होंने खटाई डालने की कोशिश करी। मीटिंग वहां पे नहीं, मीटिंग कहीं और हो जाएगी।
और बताओ क्या करना है। तो ये खालिस्तानी इसमें हो गए दोस्तों एक्सपोज। अब हम आते हैं तीसरी खबर पे। डॉक्टर जयशंकर का एक बड़ा बयान है। उन्होंने बोला है कि भारत और कनाडा की जो सरकारें हैं वो आपस में बातें तो करेंगी, लेकिन एक बात जरूर करेंगी, और वो है कि एक क्लाइमेट ऑफ वायलेंस बन चुका है कनाडा में। कनाडा के अंदर जो एक शांतिप्रिय देश माना जाता था एक समय पे, उसके अंदर एक क्लाइमेट ऑफ वायलेंस बन चुका है। वहां पे खालिस्तानियों ने कुछ कुछ जगह पे ऐसा कब्जा कर लिया है कि बीच में आके बोलते हैं अच्छा हिंदुओं खाली करो, हिंदुओं खाली करो। ये गोली मारना, ये सब ड्रग्स, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आई है दोस्तों। और ये रिपोर्ट है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये रिपोर्ट सिर्फ ये है कि किस तरीके से, अब देखो लोग कहते हैं ना कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप क्वालिफाइड हैं और आप इंटेलिजेंट हैं, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में नौकरी ना मिले। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका बैड लक चले। विदेशों में क्या है, क्योंकि विदेशों में आबादी कम है और काम तो उतना ही रहता है, आबादी कम है, तो ये निज्जर जैसे लोग वहां पे प्लम्बर लग जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात। अब यहां पे तो प्लम्बर भी अगर निज्जर बनेगा इंडिया में, तो यहां पे प्लम्बरों में ही इतनी कंपटीशन है कि पता लगा कि निज्जर जैसे 1.5 करोड़ तो प्लम्बर ही प्लम्बर है यहां पे। 1.5 करोड़ नहीं, 50 लाख तो प्लम्बर होंगे। अब इशू ये है कि बाहर ये छोटे मोटे जो अनस्किल्ड काम है ना, इसमें नौकरी आराम से मिल जाती है। आपने बोला कि अच्छा मैं आपका लॉन मो कर दूंगा, लॉन मोइंग में ही आप $20-30 आपने कमा लिया, $50 आपने कमा लिया, आपका काम चल गया। छोटे छोटे काम कर दिया आपने, ट्रक चला लिया आपने, डिलीवरी दे दी, ये सब। तो जिसके लिए स्किल्ड है ना, स्किल्ड चीज, वो इंडिया में लोग खुद ही वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे कल्चर ऐसा है ना, घर के बड़े बेटे को बोला अच्छा बेटा ये जरा देख लेना, वो पेचकस लाया, उसने टों 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 करा, नल ठीक हो गया। वहां पे प्लम्बर की जरूरत ही नहीं पड़ती आधे समय, लोग ही घर के निपटा देते हैं काम अपना खुद। तो बेसिकली कल्चर का फर्क है। दूसरी चीज ये है कि आपने जैसे पंजाब से बहुत लोगों का क्रेज है जी कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। ये तो खुलेआम वहां पे कोई मंत्री या किसी आपने पॉलिटिशियन से लिखवा लिया उसके लेटर हेड पे कि हाँ इस बंदे के ऊपर बड़ा ना जुल्म हुआ है, क्योंकि खालिस्तान को सपोर्ट करता है, इसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है यार। उससे 2-3 लाख रुपए ले लिए, यह भी रिपोर्ट आई है। 2-3 लाख रुपए ले लिए उससे, उसको बाहर भेज दिया, उसको वहां पे रेजिडेंसी मिल गई, वो वहां पे वही निज्जर जैसा प्लम्बर। अच्छा, इसमें एक और स्कैम है कि गुरुद्वारा में जो सेवक होते हैं, तो जो सेवक हैं उनको बोल दिया कि तुम सेवा करो लोगों की, तुम वहां पे उसको खाना वाना तुम्हें दे देंगे, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। इस तरीके से जो खालिस्तानी है वो अपना वेब वहां पे स्प्रेड कर रहे हैं। और वहां पे इलीगल एक्टिविटीज में ये जो बेचारे पंजाब के यूथ हैं जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी के लिए वहां पे जाना चाहते थे, उनका और कोई मकसद नहीं था। इन यूथ का ये मकसद नहीं है कि मैं वहां पे जाके खालिस्तान का झंडा फहराऊंगा और एक नया खालिस्तान बनाऊंगा और इसको ठाऊं और उसको ठूं, ये उनका मकसद नहीं है। उनका सिर्फ ये मकसद है कि यार किसी तरीके से मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। वो इस स्पाइरल ऑफ वायलेंस में फंस जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं उसमें फंस जाते हैं। फिर जब आपके इंडियन हाई कमीशन के सामने अगर प्रोटेस्ट होगा तो फिर आपको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नौकरी पकड़ी है, आपने पैसे पकड़े हैं उनसे, फिर आपकी मजबूरी है, फिर आप जाओगे वहां पे, फिर आप हिंदुस्तान हाय हाय करोगे, आप झंडा भी जलाओगे। क्योंकि अगर आप झंडा नहीं जलाओगे तो घर में आपके पंजाब में जो आपका परिवार है वो भूखा सोएगा रात को, आपकी मजबूरी है। तो आप ये मत सोचना कि जितने लोग आ रहे हैं वहां पे और ये सब बिलीव करते हैं दिस सो कॉल्ड फ्रॉड खालिस्तानी सोच पे, ये 420 है जो खालिस्तान जिसको कहते हैं, 420 का गिरोह है ये। नहीं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि ह्यूमन स्मगलिंग के शिकार हैं, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेशन का शिकार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कनाडा के ऊपर ऐसा दबाव आएगा जिसमें कनेडियन जो लॉ मेकर्स हैं, जो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, वो जरूर पूछेंगे कि यार जरा एक इंक्वायरी तो करी जाए, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन आ रहा है, ये पूरा कूड़ा करकट आ रहा है बाहर से, ये हैं कौन लोग, ये हैं कौन जो हमारे देश में। और एक बात बताओ यार, साफ सीधी बात है, अमेरिका ने साफ सीधी बात बोल दी, अगर तुम क्वालिफाइड हो, अगर तुम हाईली क्वालिफाइड हो, अगर तुम XYZ तुम्हारे क्वालिफिकेशन है, देन यू कैन कम इनसाइड। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के, कनाडा में तो कोई भी, एक बंदा है जिसने 15 बंदे मार रखे हैं, 15 बंदे उसने मार दिए ठा करके। जी आप कौन है? मेरा नाम जी फलाना ढिमका। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? जनाब मैं प्लम्बर हूं। ओह हाँ, कनाडा में तो प्लम्बरों की बहुत जरूरत है, आ जाओ जी, आ जाओ। आओ, वो लगा हुआ है, एक हाथ में AK-47, एक हाथ में पेचकस, प्लम्बर है वो। तो कनाडा ने ऐसा कर दिया। दिस इज द क्लाइमेट ऑफ वायलेंस दैट डॉक्टर जयशंकर इज टॉकिंग अबाउट। और डॉक्टर जयशंकर ने कहते हैं कि साफ साफ अमेरिकन को बताया और ऐसी चीज बताई जो अमेरिकन को नहीं पता थी कि भाई हमारे कंसर्न्स क्या हैं। उन्होंने बोला अमेरिकन को,
तुम तो सुनते हो कनाडा की, आज तक सुनते चले आओ, भारत की सुनो तुम। इन लोगों ने दुश्मन पाल रखे हैं। कोई देश अगर तुम्हारा दुश्मन पाले तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो तुम्हारे मुल्क के खिलाफ काम करे, तुम्हें कैसा लगेगा? कनाडा वही काम कर रहा है। अब जाके कनाडा से बात करो। और उन्होंने बोला हम भी कनाडा से बात करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टूट गए, लेकिन कनाडा से बात करनी पड़ेगी और कनाडा को बोलना पड़ेगा कि ये जो तुमने सांप पाल रखे हैं ना हमें डसने के लिए, ये बेटा सबसे पहले तुम्हें डसेंगे, क्योंकि तुम्हारे तो बगल में रहते हैं। कनाडा और इंडिया नॉट नेबर्स, हजारों किलोमीटर का फर्क है। ये खालिस्तानी क्या ही कर पाएंगे भारत में? छोट मोट कभी किसी को पैसे दे दिए, 20-30 हज़ार रुपए की स्प्रे पेंट कर दो खालिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। जैसे आनंद लफ्ज अंजू हार्ट बना के लोग नहीं वो छिचोरे कर देते हैं फ्लाईओवर के नीचे, तुमने वहां पे लगा दिया, अगले दिन वो साफ कर देगी सरकार, फिर क्या होगा? बन जाएगा इससे खालिस्तान। यही काम करना छोटे मोटे। खालिस्तान तो बन नहीं पा रहा तुम्हारा, और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानी चाहते भी नहीं है खालिस्तान बने। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा था, उसका इंटरव्यू था बहुत पहले ओसामा बिन लादेन को लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, और खालिस्तान से मुझे समझ में आ गई वो चीज़ ना, मैंने जोड़ ली। तो वो जो स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा था उसने बोला कि यार हम लोग यानी कि अमेरिकन्स रोज सालाना पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते थे कि ओसामा को ढूंढो, ओसामा बिन लादेन को ढूंढो, ओसामा बिन लादेन को ढूंढो। और कहता है जाहिर सी बात है बाद में हमें समझ में आया कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को कभी नहीं ढूंढेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि उसको पैसे मिल रहे हैं लादेन को ढूंढने के लिए, राइट? उसको पैसे किस लिए मिल रहे हैं पाकिस्तान को? लादेन को ढूंढने के लिए। अगर एक बार उसने लादेन को ढूंढ दिया तो पैसे बंद, तो पैसे बंद। अब जब पैसा ही बंद तो खेल खत्म।